भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आज भारतीय चित्रपट के सदाबहार नायकों में से एक, जिन्होंने तकरीबन 3 पीढ़ी तक भारतीय चित्रपट पर भारतीय परिवेश और विशुद्ध भारतीय विचार को एक बड़ा जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया और जो हम सबको विगत 3 पीढ़ियों से एक अलग स्थान हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे, ऐसे श्री धर्म सिंह देओल, जो धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, इस अवसर पर एक और गंभीर विषय जो स्वतः ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चुनावों को संपन्न कराने के प्रयास को लेकर जिस प्रकार का निंदनीय प्रयास और घातक आघात कुछ इंडी गठबंधन के राज्यों द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो? संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। दूसरा उदाहरण, पश्चिम बंगाल में जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार उससे भी अधिक गंभीर और यह खतरनाक विषय आता है कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं और मीडिया में इस प्रकार का न सिर्फ विषय बल्कि बहुत सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रही हैं जिनमें कथित रूप से उनके द्वारा धमकाए जाने की वीडियो और आवाज भी अवेलेबल है। हम देश के सामने यह पूछना चाहते हैं कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है?
यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी, और ये दोनों ही लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है और एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद इस ढंग की बात कहना यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विषय सिर्फ चुनाव का नहीं है, यह भारत की सुरक्षा और अस्मिता का भी विषय है, क्योंकि सिर्फ एसआईआर का विषय नहीं, पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी विभत्स है कि मुर्शिदाबाद में उनके एक नेता हुमायूं कबीर ये बयान देते हैं कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और इसके ऊपर या तो इंडी गठबंधन के लोग मौन हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय यह किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक एसआईआर की व्यवस्था है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो व्यवस्था है, इस पे मैं कोट करना चाहूंगा कि यह पारदर्शी निष्पक्ष चुनावों के लिए कितनी आवश्यक है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अप्रैल 1950 को संसद में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि परंपरा तो यह थी कि हर 6 महीने में मतदाता सूची का संशोधन हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें संसाधन और समय बहुत लगने की संभावना रहती है, इसलिए कम से कम साल में एक बार मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित ढंग से पारदर्शी चुनाव हो सके। बाबा साहब अंबेडकर इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 अप्रैल 1950। और ये बताइए, लोग कहते हैं 20 साल बाद भी नहीं होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने जो विचार व्यक्त किए थे, आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? अच्छा चलिए, आपको संविधान निर्माताओं के विचारों की कोई कदर नहीं है, तो ममता बनर्जी जी ने स्वयं 2005 में 4 अगस्त 2005 को भारत की संसद में जो तब तक का सबसे विचित्र उदाहरण था कि पीठ के ऊपर, यानी अध्यक्ष की पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस मुद्दे पे गुस्सा कर? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? यह कौन सा परिवर्तन आ गया कि आप जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इतना आक्रोश था कि संसद में 22 मिनट में 14 बार बोलना और संसदीय मर्यादा को ध्वस्त करते हुए पीठ के ऊपर फाइल फेंक देना और आज उन्हीं का समर्थन करना, मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान निर्माताओं का ही नहीं, उनके स्वयं के जो विचार हैं, जो उनका स्वयं का वो है, वो अपनी बात को निगेट कर रही हैं। मैं एक और आज उन सूचियों में सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, ताकि कोई विदेशी घुसपैठियों के माध्यम से भारत की सत्ता को हड़पने का प्रयास या किसी राज्य में सत्ता को हड़पने का प्रयास ना करे। इस संदर्भ में मैं पुनः ममता बनर्जी जी के द्वारा भारत की संसद में
इसी दिए गए एक बयान को आपको सुनाना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ऐसा बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करने चाहता हूँ। अब बताइए, वो स्वयं कह रही हैं कि आइडेंटिटी स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आई कार्ड ही होते थे। सही मतदाता कौन है इसकी पहचान होनी चाहिए, अन्यथा मनी पावर, मसल पावर और बूथ रिगिंग के द्वारा चुनाव को कैप्चर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज दुख का विषय है कि बिहार का चुनाव इतने अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। किसी दौर में बिहार के चुनाव में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं आती थी, कुछ नहीं हुआ। आज पश्चिम बंगाल के ही चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं आती हैं। तो अब पूछना चाहते हैं कि ममता जी, आप तब सही बोल रही थी या आज सही बोल रही हैं, या जो चरित्र दिख रहा है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का और तृणमूल कांग्रेस का, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो जाता है। दिस इज बिकॉज द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्योंकि नेता इस तेजी से बदलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के इस विषय के ऊपर। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2005-6 में जिस दरमियान ये बयान दिया है ममता जी ने, उस समय असम के गवर्नर ने एक जगह पर यह बोला था कि तकरीबन 5000 लोग प्रतिदिन आते हैं। एक वो दौर था, और आज सब मीडिया में देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की कतार लगी हुई है। इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, जो अपने विचारों पर सदा सर्वदा अडिग है। और एक वो हैं जिनके लिए क्या कहा जाए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मुझे लगता है कि जब आप ममता जी और कांग्रेस के पूर्व के बयान और आज के बयान को कंपेयर करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत चिंताजनक और गंभीर संकेत दिखाई पड़ता है। इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करने का, संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो घुसपैठिए संदिग्ध वोटरों के माध्यम से सत्ता को हड़पने का यह जो षड्यंत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के दल उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देश की प्रबुद्ध जनता इन सारे विषयों को देख रही है, और इसका माकूल जवाब देना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि चुनावी हार जीत, माकूल जवाब यह है कि यह देश के भविष्य के लिए एक चुनौती है। अन्यथा मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दलों में वही चीज नजर आ रही है जो आज से 200 साल पहले मीर जाफर के अंदर नजर आई थी। यह मीर जाफरी सोच है कि बाहर से लोग आएंगे और बाहर वाले लोगों के सहयोग से हम अपनी सत्ता पा जाएंगे। पर याद रखना चाहिए, मीर जाफर को भी सत्ता नहीं मिली थी। याद रखना चाहिए, जयचंद को भी सत्ता नहीं मिली थी। याद रखना चाहिए, अलेक्जेंडर का साथ देने वाले आम्भी को भी सत्ता नहीं मिली थी। तो किसी को गलतफहमी नहीं, यह विषय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। और मैं साफ पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, संविधान इस प्रक्रिया के द्वारा खतरे में है कि नहीं? जब सीधे आतंकित करने का प्रयास, सीधे धमकी देने का प्रयास, बंधक बनाने का प्रयास, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि यह क्यों हो रहा है, इसके लिए भी समझना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के चुनाव के उपरांत जो अपना उद्बोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। अर्थात अब उनका लक्ष्य, ऐसा प्रतीत होता है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनने में और चुनाव जीतने में समाप्त हो रहा है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई पड़ गया है कि उनके साथ वो चुनाव नहीं जीत सकते। भाई मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूंगा, वो कहते वोट चोरी हो गई। भाई साहब 2010 में कांग्रेस की 4 सीटें आई थी, 6% वोट था और 231 पे जमानत जब्त हुई थी। भैया तुम्हारे पास था क्या जो चोरी हो रहा है? बड़ी तर्कसंगत बात है। भाई था तुम्हारे पास। अब वैसे तो मैं 1990 से लेकर 2015 तक सारा गिना सकता हूं कि उनके पास कितना था। इसे कहते हैं भ्रामक दुष्प्रचार करना।
परंतु जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसको आपने भी देखा कि इंडिया गेट के ऊपर कुछ लोग जो मुखौटा लगाकर गए थे कि वो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में बड़े जागरूक हैं और वो इस पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वहां पहुंचते ही उनके चेहरे पर से मुखौटा हट गया और अंदर का असली मुखौटा सामने आ गया और वो मारे गए नक्सली कमांडर के पक्ष में आकर नारेबाजी करने लगे। अर्थात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, आज आप सोचिए ये वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में छत्तीसगढ़ में जब हमारे सीआरपीएफ के 75 से अधिक जवान मारे गए थे तो मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि तमाम लोगों ने दिल्ली में खुशियां मनाई थी और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी खुशियां मनाई गई थी। मुझे लगता है वो सोच अभी तक जिंदा है। तो हवा के प्रदूषण से ज्यादा दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया है और उसके साथ कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का समर्थन पाकर सत्ता में आने का जो ख्वाब आंखों में पैबस्त हो गया है, यह देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से और तृणमूल कांग्रेस से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने, चुनावी प्रक्रिया को भयभीत करने और नक्सली कमांडर के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मौन समर्थन करने के बारे में स्पष्ट और मुखर जवाब चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत साफ बात है कि यह आज का विषय नहीं है। 2005-6 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने संसद के पटल पर बोला था कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए उस समय आ गए। ये उस समय का दिया गया बयान है। बाद में पार्टी ने दबाव बनाया तो उन्होंने उसको विड्रॉ करने का भी प्रयास किया था। तो हमारी सरकार आने के बाद उस प्रक्रिया में पूरी तरह रोक लगी है। उसका एक और प्रमाण है, हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, यानी सीमाएं निर्धारित नहीं थी। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। 2016 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, उसके बाद उस सीमा पे फेंसिंग की है। केवल कुछ जगहों पे जहां पे भारी पानी या प्राकृतिक समस्याएं, उन पोर्शन को छोड़कर लगभग सारी जगह फेंसिंग हो गई है। और मैं कुल मिला के बात कहना चाहूंगा, जो आरोप लगाते हैं आज का तो माहौल उठा के देख लें, कहां घुसपैठ होते हुए आने की खबरें और कहां भागने की खबरें, और किसी ने कुछ किया नहीं है। केवल उन्हें यह दिख रहा है कि ईमानदारी से जांच होगी, तो वो खौफ दिख रहा है जिसकी वजह से वो बाहर जाते हैं। उनको खौफ होते हुए समझ में आता है। ये कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन वालों को खौफ किसका हो रहा है? मुझे तो वो उस पे वो आल्हा है ना, जो हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड में गाया जाता है, यूपी और एमपी में, जिसमें एक लाइन है ना कि कागति बरनो बग उदल की, यानी बाघ उदल की गति का क्या वर्णन किया जाए। जय की मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये खौफ खा के कौन इसमें कौन आहत हुआ जा रहा है। कृपया इसका जवाब चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, श्री अमित शाह जी ने, कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आज माओवाद सिमट कर अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं इस बात को इसलिए सब प्रमाण कहना चाहता हूं। बस्तर में ओलंपिक हुए, आप बहुत से लोगों ने इस विषय के ऊपर शायद रिपोर्ट ना किया हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना सकारात्मक ढंग से वहां पर खेलकूद का कार्यक्रम हो। यह कैसे संभव हुआ? जब जन भागीदारी उसके पक्ष में आ रही। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पहले साल के अंदर ही दंतेवाड़ा में सभा करके दिखा दी थी। उस जमाने में 2014-15 में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री की सभा हो सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। और उस समय चिंता गुफा में भी तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का दौरा हुआ था। आज अमित शाह जी ने जिस प्रकार का एक व्यापक रणनीति बनाई है ताकि अब ज्यादातर लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है बंदूक के दम के ऊपर सत्ता पाने वाले लोगों को अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और याद करिए, इन लोगों के लिए क्या बोला गया था? दे आर गांधीयंस विद गन। ये जो इंटेलेक्चुअल कवर दिया जाता है,
गांधी का गन के साथ कोई संबंध हो सकता है? ये वर्ड बोला गया था, गांधीयंस विद गन। तो मुझे लगता है वो, वैसे उन बोलने वालों ने तो गांधी टोपी भी छोड़ दी है, वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है देश की प्रबुद्ध जनता ने के सामने उनका मुखौटा उतर चुका है। मुझे लगता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, इसने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि जो लोग ये कहते थे गरीब, मजलूम, अशिक्षित लोग भटके हुए नौजवान के रूप में आ जाते हैं आतंकवाद में, मुझे लगता है इस विस्फोट के साथ उस दावे के भी चीथड़े उड़ चुके हैं। जिस ढंग से पढ़े लिखे लोग जो कहीं से भटके नहीं कहे जा सकते, उन लोगों ने आतंकी साजिश रचने का प्रयास किया। इससे पूर्व आप याद करिए, एक व्यक्ति के बारे में आया था ना, मोहम्मद जुनैद, क्या नाम था उसका, जो कैस्टर सीड ऑयल में से रेजिन नाम का जहर निकालकर, जिस पे आरोप है कि मंदिरों के प्रसाद में मिलाने का प्रयास कर रहा था। यह जहरीली सोच पढ़े लिखे लोगों की, और ये आज से नहीं है, ये अफजल गुरु, ये क्यों शुरू हुई है? ये जो आइडियोलॉजिकल कवर देने का प्रयास होता है सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और सेक्युलरिस्ट के द्वारा, उस कारण से यह समस्या होती है। अफजल गुरु भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, प्रोफेसर था, आप कहेंगे वो हालात का मारा है। याकूब मेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बुरहान वानी जो था वो भी सॉफ्टवेयर का जानकार था। रियाज भटकल इंजीनियर था, और अब तो डॉक्टर ही डॉक्टर है। मुझे लगता है इन डॉक्टरों के द्वारा उस चीज का इलाज हो गया है। और अब स्पष्ट रूप से यदि कोई, मौलाना मदनी ने बोला वो तो अलग है, कांग्रेस के भी कई नेता उसका समर्थन कर चुके हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज इन डेंजर, नो, इंडिया इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ द सूडो सेक्युलरिज्म। दिस अगेन unmarks the real and true face of their so-called defenders of constitution. इससे पहले आपने देखा था कि 15 अगस्त के दिन भी वो लोग उपलब्ध नहीं थे। स्वतंत्रता दिवस के दिन दोनों सदनों के नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे। वो स्वतंत्रता जिसको तथाकथित रूप से वो अपना द्वारा दिए जाने का दावा करते हैं, और कोई एक ने प्रोटोकॉल और एक ने बीमारी का बहाना बनाया था। और आज जब भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं, इसका तो कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण की बहुत संक्षिप्त, बहुत कम समय की एक प्रक्रिया होती है, औपचारिकता, उसमें ना आना यह दर्शाता है कि भारत की व्यवस्था के हर आयाम को यह लांछित करने का प्रयास करते हैं। और इस संदर्भ में मैं एक पॉइंट और आप लोगों को एलिबरेट कर देना चाहता हूं। इनको भारत के संविधान पर, भारत की व्यवस्था को ध्वस्त करने का बहाना चाहिए। आप बताइए, इन्होंने भ्रम राफेल को लेकर सरकार पे क्रिएट किया कि नहीं? बाद में भले ही सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने सेना को लेकर भ्रम पैदा किया। जब बालाकोट हुआ तो वायुसेना को लेकर भ्रम पैदा किया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जहाजों को लेकर भ्रम पैदा किया। जिस जमाने में इन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था पे अटैक करने का प्रयास किया, इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई है, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ध्वस्त कर दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। इन्होंने कहा एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बारे में भ्रम पैदा किया। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले साल में मैक्सिमम रेवेन्यू गेन किया है, अराउंड 21,000 करोड़ के रेवेन्यू पे काम किया हुआ है। अभी उनके जो पाइपलाइन में है 8,000 करोड़ का उन्होंने काम किया, 21,000 करोड़ का ऑलरेडी उनके ऊपर है। और तो और ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेबी को लेकर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने जुडिशरी को लेकर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। मैं अब पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का वो स्टेटमेंट आपको याद है ना? जब उनसे पूछा गया था, वो कहते हैं कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज बीन टेकन ओवर। जब उनसे पूछा गया कि यू आर सेइंग जुडिशरी आल्सो, तो उन्होंने कहा यस। और पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने क्या भ्रम फैलाने का प्रयास किया, याद करिए राहुल गांधी जी का बयान। What is problem with Muslim League? Muslim League is absolutely secular. There is no problem about it. And BJP is communal. इन्होंने कौन सी चीज के ऊपर भ्रम पैदा करने का प्रयास नहीं किया है? इन्होंने यह तक कहा मार्च 2023 में जाकर, why the defenders of democracy, England and America are silent and non-interfering in India.
तो समस्या यहां पर एसआईआर नहीं है। फिर इन्होंने ईवीएम को लेकर भ्रम पैदा किया। मैंने 1 दर्जन उदाहरण गिना दिए हैं और हर बार ये झूठे साबित हुए हैं। अतः बहुत स्पष्ट है कि कोई सूरत बदलना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का जन समर्थन राज्य दर राज्य 2024 के बाद मिलता चला जा रहा है, उसमें अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब शायद यह गठबंधन उस परिस्थिति में आ गया है कि चुनाव जीत नहीं सकते तो भारत के अंदर अव्यवस्था, भ्रम पैदा करके अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। जैसे एक हिंदी भाषी ग्रामीण कहावत पे कहते हैं, पी न पाओ तो ढरकाए जरूर दो। यानी पानी पीने को ना मिले तो मेज हिला दो ताकि गिर जाए, सब तरफ रायता फैल जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब लगता है कि यह पॉलिटिकल कांग्रेस की जगह मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, जो अराजकता उत्पन्न करके सत्ता पाने का ख्वाब देख रही है। पर भारत की प्रबुद्ध जनता उनका स्वप्न साकार नहीं होने देगी।